वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। और बाद में हम सेल वॉल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन की जो भौतिक इकाई है, वो क्या है? सेल होती है, ठीक है। सेल के बारे में हम थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का, जो कि हर किसी सेल में मिलता है, वो क्या होता है? सबसे ऊपर तो यहाँ एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है, हिंदी में इसे झिल्ली कहते हैं, या तो इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी कहते हैं, ठीक है। दोनों ही नाम है इसके। और बीच में ये जो होता है न्यूक्लियस, इसे कहते हैं हिंदी में केंद्रक। और जो लिक्विड भरा होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब कोई भी सेल होगी आपके पास, किसी भी टाइप की सेल होगी, उसमें ये सारी चीजें तो होंगी, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, ये तीनों चीजें तो होती ही होती हैं, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर आज नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो ये आउटर लेयर होती है। तो सबसे पहली बात तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? डायग्राम से आपने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ये वो आउटर मेम्ब्रेन है जो कि एक सेल के अंदर जो भी सारे पार्टिकल्स हैं उसको बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के पर्यावरण से अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है। अच्छा, अगर ये लेयर ना होगी तो ये जो इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है, या बाद में हम पढ़ने वाले हैं और भी सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब इसके और भी पार्ट है, इसमें और सारी चीजें भी होती हैं, तो वो ऐसे ही बिखर जाएंगी। तो ये जो होता है आपके पास लेयर जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, इनको बांध के रखने का काम करती है, इन्हें बाहर के पर्यावरण से, बाहर के एटमॉस्फेयर से अलग करती है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। जो ये लेयर है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। सेकेंड पॉइंट है कंटेन पोर्स, मतलब जो ये लेयर होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक, ठीक है। अच्छा, अब ये पोर्स किस काम आते हैं? सबसे पहले तो ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब रिजिड नहीं होती कि एक इसकी शेप हो गई तो वो वहीं फिक्स रहेगी, लचीली होती है। अब पोर्स क्या काम करेंगे? पोर्स की वजह से ये एक्सचेंज करती है बहुत सारी चीजों का, बाहर की चीजों को अंदर आने देती है सेल के, और सेल के अंदर वाली चीजों को बाहर आने देती है, ठीक है। वो कैसे करती है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या समझना है कि एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स को अंदर बाहर आने जाने देती है। मान लीजिए जो CO2 होता है वो सेल का वेस्ट होता है। देखो, हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सेम वे एक सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। वो भी रेस्पिरेशन करती है एक तरह से। तो जैसे कि CO2 इसका सेल का वेस्ट होता है, तो वो CO2 को बाहर निकालती है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन को अंदर लेती है। तो ये किसकी हेल्प से होता है? जो इस लेयर में सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी हेल्प से होता है, ठीक है। वो हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है इसका सिलेक्टिवली परमिएबल। इसको हिंदी में कहते हैं वर्णात्मक परागम्य झिल्ली। क्यों है ये सिलेक्टिवली परमिएबल? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल, ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सेमी को ही सिलेक्टिवली कह देते हैं, सिलेक्टिवली को ही सेमी कह देते हैं। इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये लेयर है, ठीक है, इसमें होल्स हैं, मान लीजिए इतना बड़ा होल है इसमें कोई, तो सेमी परमिएबल का मतलब है, मान लीजिए ये होल है इसका, इसमें बहुत सारे इतने इतने होल है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि इस होल से छोटे जितने भी पार्टिकल इसके पास आएंगे, ये उन सारे पार्टिकल को अपने अंदर आने देगी, इसे कहेंगे सेमी परमिएबल। लेकिन सिलेक्टिवली, मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है सिलेक्टिवली परमिएबल कैसे डिफरेंस होती है। देखिए, सिलेक्टिवली का मतलब है कुछ सिलेक्टिव चीजों को आने देना, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास ये लेयर है, ठीक है। ये इसमें वैसे इतने बड़े होते नहीं है, इवन हम इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, लेयर को हम यूं ही नहीं देख सकते, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से होते हैं। अब सिलेक्टिवली का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल आया इतने छोटे साइज का, ठीक है, लेकिन इस पार्टिकल की हमारी सेल को कोई नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है सेल इस पार्टिकल को अंदर नहीं आने देगी।
लेकिन कोई दूसरा पार्टिकल है जो कि सेल के साइज से बड़ा है, मतलब पोर्स के साइज से बड़ा है, लेकिन इसका यूज है सेल के अंदर, तो ये क्या करती है, इस तरह से एक शेप चेंज कर देती है अपनी और इसे इनगल्फ कर लेती है, मतलब अपने अंदर ले लेती है। चाहे इसका बड़ा साइज था फिर भी इसको आने दिया, क्यों? क्योंकि इसकी हमें नीड थी, इसकी सेल को नीड थी, ठीक है। लेकिन छोटे पार्टिकल को नहीं आने दिया क्योंकि इसको सेल इसकी नीड नहीं थी सेल को। तो इसी को हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब जिन चीजों की जरूरत होती है सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर या बाहर आने जाने दिया जाता है, ठीक है। तो हमने बात करी एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की, देखते हैं किस तरह से सेल पार्टिकल को एक्सचेंज करती है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, तो सबसे पहली बात तो ये 3 तरह के पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर सकती है। ठीक है, पहला है गैस, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है सॉलिड। ये जो अब टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, एक 2 नंबर के, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम गैस के एक्सचेंज की बात करते हैं, गैस मतलब जैसे कि जो सेल होती है उसका वेस्ट होता है CO2 गैस, मतलब CO2 गैस को अगर वो वेस्ट मटेरियल की तरह रहता है तो सेल को जरूरत पड़ेगी कि उसे बाहर निकाल दे। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की उसे जरूरत पड़ती है तो रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन को उसे अंदर लेना है, इनहेल करना है, इसका मतलब CO2 और ऑक्सीजन का उसे एक्सचेंज करना है। तो जहां हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में जो एक्सचेंज होता है वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विसरण, ठीक है। और ये कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब हाई कंसंट्रेशन मतलब जो कि कंसंट्रेटेड हो, और लो कंसंट्रेशन मतलब जो कि डाइल्यूटेड हो। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर CO2 की मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो गई। अगर हम इसके बाहर वाले एनवायरमेंट में देखें, यहाँ क्या है, अंदर CO2 बहुत ज्यादा हो गई, अंदर CO2 ज्यादा है लेकिन बाहर CO2 कम है, तो ये क्या करेंगे, हम कहेंगे अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो सांद्रता है वो बढ़ गई, ठीक है। सांद्रता बढ़ने का मतलब है कि ये बाहर की तरफ CO2 को निकाल देगा पोर्स के थ्रू। दूसरे केस में क्या होगा, सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मतलब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाहर के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत है हमारी बॉडी में, तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को अंदर आने देगी, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे देखो बाहर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की हाई थी, अंदर कम थी, तो ये हो गई हाई कंसंट्रेशन, और अंदर हो गई कम ऑक्सीजन है तो लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है, समझ आ गया। लिक्विड में अगर हम यही बात करें, प्रोसेस सेम होता है, वहां भी हाई टू लो ही मूव करता है, लेकिन यहाँ पे मूव करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल। जब हम लिक्विड के एक्सचेंज की बात करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं परासरण, ठीक है। अगर डेफिनेशन यही पूछ ली जाए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस या व्हाट इज परासरण, क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। हम यहाँ सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हम सेल के टर्म में उसकी डेफिनेशन देंगे। अच्छा, परासरण, आप देखिए 3 तरह के सोल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई सेल है, ये आपकी सेल है, ठीक है, आप उसे 3 अलग अलग तरह के सोल्यूशन में रख रहे हो, ठीक है। आपने पहले क्या किया, आपने एक सोल्यूशन लिया, उसमें आपने क्या करा, सेल को रख दिया, ये आपकी सेल यहाँ रख दी, ठीक है। इस केस में क्या है, आपके पास जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड मतलब इसे कहेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है, ये डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब है कि इसमें पानी की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है, इसे कहेंगे अल्प प्रासरण दाबी, अल्प प्रासरण, अल्प प्रासरण दाबी,
ठीक है। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा समझिए, यहाँ से सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वहां आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि जो बाहर मैंने सोल्यूशन रखा है, जो ये वाला सोल्यूशन है, ये डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब होता है बेटा कि जो भी आपके पास ये सोल्यूशन है, इसमें पानी ज्यादा है, बाकी जो आपने दूसरी चीजें बोली है वो कम है। मतलब यहाँ पानी की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी की मात्रा काफी कम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पानी है वो बाहर से क्या होगा, सेल के अंदर मूव कर जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अगर पानी सेल के अंदर जा रहा है तो सेल फूल जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, सेल जो है वो आपकी स्वेल हो जाती है, कोशिका कैसी हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस का क्या मतलब है, यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस का मतलब है कि पानी का, एंडो मतलब एंटर करना, ऑस्मोसिस का मतलब था मूव करना, तो पानी का सेल के अंदर मूव करना, इसे हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। इस केस में क्या होता है, जो सेल है वो स्वेल हो जाती है। आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आपके पास हाइपोटोनिक या फिर अल्प परास्तनदाबी विलयन में अगर आप किसी कोशिका या सेल को रख रहे हो तो उस केस में बताइए क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगी, सेल फूल जाएगी या सेल वैसे की वैसी रहेगी। तो आप कहोगे अगर बाहर पानी ज्यादा है, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, अल्प परास्तनदाबी का मतलब क्या है कि उसमें पानी ज्यादा है, बाकी चीजें कम है। पानी ज्यादा है तो पानी बाहर से सेल के अंदर चला जाएगा, सेल फूल जाएगी और कई बार सेल फट भी जाती है। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस है, ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये डाइल्यूटेड था। ठीक है, मतलब सांद्र सॉल्यूशन था। दूसरा केस है, आपने क्या करा, इस सेल को एक सॉल्यूशन में रख दिया इस तरह से। ठीक है, और जिस सॉल्यूशन में आपने सेल को रखा है वो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है समपरासारी विलयन। आइसोटोनिक हिंदी में कहते हैं समपरासरी। मतलब इसका मतलब क्या है कि जितनी पानी की अमाउंट की बाहर है, ठीक है, सॉल्यूशन में, उतनी ही कंसंट्रेशन सेल के अंदर है। अच्छा, मेरे पास जब चीज बाहर वालों के बराबर है, दो लोगों के पास बराबर चीज है, तो कोई एक दूसरे को नहीं देगा, वो चीजें अपने पास रख लेगा। तो इस केस में जो मूवमेंट होगा, ओवरऑल आप देखोगे कि पानी ना तो इधर बढ़ा ना उधर बढ़ा, वो एज इट इज रहेगा। तो ये है सेम कंसंट्रेशन पे, सेम सांद्रता पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तीसरा सोल्यूशन है, अगर हम इसे हाइपरटोनिक में रख देते हैं। अच्छा, हाइपरटोनिक क्या होता है, सेल रख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये होता है, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का क्या मतलब है, हाइपरटोनिक का मतलब हिंदी में हम कहते हैं इसे अति परासरनदाबी। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास जो सोल्यूशन है, ये वाला जो सोल्यूशन आपने बनाया है, इस सोल्यूशन में दूसरी चीज जो आपने डाली है उसकी मात्रा ज्यादा है। इसे कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए पानी है आपके पास, पानी में आपने बहुत सारा नमक घोल दिया, तो उस विलयन को हम कहेंगे अति परासरनदाबी। बहुत थोड़ा सा 1 चम्मच नमक घोला है आपने, तो उसे हम कहेंगे अल्प परासरनदाबी। मतलब उसमें जो आपने सॉल्यूट घोला है, ठीक है, जो विलेय आपने घोला है वो कैसा है, वो बहुत कम है। और आपने बहुत ज्यादा उसकी मात्रा कर दी, 5-6 चम्मच घोल दिया आपने 1 गिलास पानी में नमक, तो हम उसे कहेंगे अति परासरनदाबी, हाइपरटोनिक। अच्छा, इस केस में क्या होगा, हाइपरटोनिक का मतलब है यहाँ पे जो है वो सॉल्ट, मान लीजिए हम सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस वाले सोल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा है और वाटर कम है। लेकिन उसके कंपेयर में अगर हम सेल को देख रहे हैं तो हम देखेंगे सेल के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है उस टाइम, इस टाइम पे वो बाहर वाले पानी की कंसंट्रेशन के मुकाबले ज्यादा है। तो इस केस में क्या हो गया, सेल के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई और बाहर जो सोल्यूशन है उधर पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो इस केस में क्या होगा, जो पानी है वो बाहर निकल के आ जाएगा और सेल, अगर पानी निकल जाएगा सेल में से तो वो सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, इसे कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। तो इस केस में क्या होगा, पानी को अगर बाहर निकाल देगी सेल, तो इसमें सेल जो है, कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी, मतलब सेल श्रिंक हो जाएगी,
श्रिंक, और हिंदी में कहते हैं सेल जो है, कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसे हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग का मतलब होता है पानी पीना। ठीक है, तो इसमें सेल क्या कर रही है, पानी को ही तो अपने अंदर एब्जॉर्व कर रही है, पानी ही तो अंदर ले रही है, तो हम इसे कहेंगे सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, अच्छा इधर बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड को भी अंदर ले सकती है और बाहर भी छोड़ सकती है। अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो सेल उसे बाहर निकालेगी, तो इसे एंडोसाइटोसिस और इसे एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर लेना, उसे कहेंगे सेल ईटिंग, और एक्सो मतलब बाहर निकालना, तो इसे कहेंगे सेल वॉमिटिंग। क्या मतलब है, वैसे जो आपके में जो क्वेश्चन बनता है वो किस वाले पॉइंट से बनता है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। एंडोसाइटोसिस मतलब खाने को अंदर लेना, अंदर लेना, इसलिए हम कहेंगे कि सेल ईट कर रही है, ईट। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब है सेल वॉमिटिंग, सेल अपने खाने को बाहर निकाल रही है, तो ऐसे लगेगा कि सेल ने वॉमिट कर दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार इसको, जो भी हमने अभी तक इसमें गैस एक्सचेंज में पढ़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसे एक बार समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे सेल वॉल पे। तो हमने क्या पढ़ा, हम सिर्फ लिक्विड वाले की बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस वाले की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास हाइपोटोनिक था, अल्प प्रासरणदाबी। ठीक है, दूसरा आपके पास आइसोटोनिक था, ये था समपरासरी। ठीक है, और तीसरा आपके पास क्या था, हाइपरटोनिक, और इसका मतलब क्या है, अति प्रासरणदाबी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता देती हूँ याद करने की। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, समझना जरूरी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अति प्रासरणदाबी मतलब हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और हाइपो का मतलब होता है कम, उसी तरह से अल्प का मतलब होता है कम, और अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा आप पर कोई प्रेशर लगाएगा तो आप क्या है, सिकुड़ जाओगे। आपके पास कोई बलून है, मान लीजिए आपने उसे प्रेशर लगा दिया उस पर, तो वो सिकुड़ जाएगा। तो इस केस में सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इस केस में आइसोटोनिक मतलब सेम सोल्यूशन है, तो यहाँ पे नो चेंज, और यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यहाँ श्रिंक, यहाँ सिकुड़ी है, तो वहां पे फैल जाएगी, तो सेल स्वेलन। ठीक है, ये इसमें से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अति का मतलब बहुत ज्यादा आपके पास प्रेशर आ रहा है, तो आप उस केस में श्रिंक हो जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ऑस्मोसिस या फिर पराशरण के एग्जाम्पल आप घर में भी देख सकते हैं। जैसे कि किसमिस देखा होगा, उसे पानी में डाल दो, भिगो के रख दो, वो फूल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसमिस में पानी कम था और बाहर पानी ज्यादा था, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी मूव कर जाता है और सेल जो है स्वेल हो जाती है, जो हमारा पहला एग्जाम्पल था अल्प प्रासरणदाबी वाले का। ठीक है, अंडे का एग्जाम्पल लें तो अंडे की अगर ऊपर वाली लेयर को हटा दिया जाए, इसके नीचे भी प्लास्टिक जैसी पतली सी लेयर रहती है, तो एसिड की हेल्प से अगर ऊपर वाली लेयर को हटा दिया जाए, उस प्लास्टिक वाली को नहीं, सिर्फ ऊपर वाली व्हाइट लेयर को हटा दिया जाए, और उस अंडे को अगर हम नॉर्मल पानी वाले सोल्यूशन में डाल दें, तो क्या होगा, वो और फूल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसे किस चीज में डालें, ऐसे पानी में डालें जिसमें बहुत ज्यादा नमक है, तो उस केस में क्या है, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन से एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल होता क्या है। अच्छा, हम दो तरह की हमें कोशिकाएं पढ़नी है मेनली आपके 9th क्लास में। तो एक तो होती है इस तरह की जो शेप होती है इसकी, ये होती है प्लांट सेल, और कुछ इस तरह से ओवल शेप ये होती है एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारी चीजें जो है वो कॉमन होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्लांट सेल में होती हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती, या फिर एनिमल सेल में होती हैं तो वो प्लांट सेल में नहीं होती। कुछ चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे हैं अभी सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती
अच्छा, इस आउटर लेयर को हम पढ़ चुके हैं, इसका नाम था सेल मेम्ब्रेन, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो प्लांट सेल होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जो कि हार्ड होती है, वो भी पोरस है। पोरस मतलब वो भी गैसेस का, बाकी चीजों का आदान प्रदान होने देती है, ठीक है, एक्सचेंज होने देती है पार्टिकल्स को, लेकिन होती रिजिड है। रिजिड मतलब कठोर होती है, ये होती है सेल वॉल। इनका जो पूरा डायग्राम है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे जब हम बाकी सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। अभी अंदर वाली चीजों की जरूरत नहीं है, तो अंदर वाली चीजें हम नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ बाहर वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, पहले हमने डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो जो सेल वॉल की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने ही की है, जिन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रेंथ, मतलब ये देखो क्या था, ये फ्लेक्सिबल थी, लचीली थी, ठीक है। लेकिन ये देखो, आपने देखा होगा हम स्टिफ नहीं है, हमारी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ठीक है। लेकिन जो पेड़ होते हैं उनकी बॉडी स्टिफ होती है, हार्ड होती है, ठीक है, एक ही शेप मेंटेन करके रखती है। तो वो किस वजह से होती है, वो सिर्फ सेल वॉल की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड होती है, ठोस कठोर होती है, ये शेप को फिक्स कर देती है बिल्कुल, ठीक है। तो ये शेप प्रोवाइड करती है। और स्ट्रेंथ देखो, पेड़ सीधे खड़े रहते हैं, ठीक है, कभी झुकते नहीं है। जो उनका तना आप देखोगे कभी भी वो झुकता नहीं है, या फिर काफी हार्ड होता है, तो उनको जो इतना लंबा हो गए वो मुड़ते नहीं है, सीधे सीधे रहते हैं। तो उनको जो स्ट्रेंथ मिलती है वो कहाँ मिलती है, वो ये सेल वॉल से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, पूरी सेल को ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्शन हो गया एक तरह से प्लांट सेल का, क्या हो गया, सेल वॉल। उसके बाद है मेक सेल रिजिड। रिजिड अभी आपने पढ़ा कि इसको एक कठोरता प्रदान करती है, ये अपनी शेप ताकि फिक्स रखे, ये नहीं है कि मुड़ जाए, शेप चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उस केस में हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था अभी प्लांट सेल एनिमल सेल में। तो अगर हम प्लांट सेल का ऑस्मोसिस कराएं, मतलब मान लीजिए ये आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, आपने इसके अंदर एक प्लांट सेल को डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये सोल्यूशन मान लीजिए हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का क्या मतलब था, हाइपरटोनिक का मतलब था कि बाहर वाला जो सोल्यूशन है उसमें वाटर लेवल काफी कम है, बाकी चीजों की मात्रा ज्यादा है। तो अभी हमने पढ़ा हाइपरटोनिक में क्या होता था, जो सेल थी वो अपना वाटर लूज कर देती थी, ठीक है। तो इस केस में भी सेल अपना वाटर लूज करेगी, लेकिन जो अंदर वाली चीजें हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली चीजें हैं, वो अपनी शेप चेंज कर देंगी, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। मतलब इस कंडीशन में भी जो आपकी प्लांट सेल है उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है, घरों में देखा होगा अचार डालते हैं तो उसमें ऊपर से नमक काफी सारा डाल देते हैं, वो क्यों, अच्छा अचार बहुत दिनों तक चलता है। उसका रीजन ये है, जैसे हमने नमक डाला तो बाहर वाले सोल्यूशन में जो है वो पानी कम हो जाता है। पानी कम होने का मतलब है जो आपके पास जैसे कि अचार, किसी भी वेजिटेबल का अचार हुआ वो प्लांट सेल ही है, उस केस में क्या होगा, जो जिस चीज का आप अचार डाल रहे हो उसकी जो सेल है बाहर वाले सोल्यूशन में पानी कम होने की वजह से अपने पानी को लूज कर देती है। पानी लूज कर देंगी तो जिस चीज में वाटर नहीं होता वो चीज जल्दी खराब नहीं होती, ठीक है। तो वहां पे जो प्रोसेस है वो प्लाज्मोलाइसिस ही होता है। जैम्स वगैरह में जो चीनी वगैरह डलती है वो सारे इसी प्रोसेस पे बेस होते हैं, प्लाज्मोलाइसिस पे। इसी वजह से वो चीजें खराब नहीं होती जल्दी से, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, अच्छा ये हो गया, अगर दूसरा हम बात करें, इसको हमने हाइपोटोनिक में रख दिया। हाइपोटोनिक मतलब इसमें जो है पानी बाहर ज्यादा है, कंसंट्रेशन अंदर कम है, तो पानी अंदर चला जाएगा। तो इसकी जो सेल है वो पानी अंदर लेने की वजह से स्वेल होना चाहेगी, एक प्रेशर अप्लाई करेगी किस पर, इस पे सेल वॉल पे, लेकिन सेल वॉल भी प्रेशर अप्लाई करेगा अंदर वाली सेल के पार्टिकल पे, तो जो है इसकी शेप इस टाइम पे फिक्स होती है। लेकिन हम अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल को अगर इस तरह से हाइपोटोनिक सेक्शन में रखा जाए तो वो एक टाइम के बाद स्वेल होकर फट भी सकती है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।